इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज हमें देखना है गुप्त साम्राज्य और जानेंगे यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपके लिए। लेकिन अपडेट के बारे में बता दें, बीपीएससी की तरफ से कोई अभी सूचना नहीं दिया गया है, यानी 4 तारीख को जो एग्जाम है वो लेगा ही, और छात्र अपने तरफ अड़े हुए हैं और बीपीएससी अपने तरफ अड़े हुए हैं। वो 22 सेंटर बना है एक केंद्र को कैंसिल करके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और छात्र का मांग है कि पूरे एग्जाम कैंसिल कीजिए, तो वो मान नहीं रहे हैं, अपने तरफ वो अड़े हैं, छात्र अपने तरफ अड़ा हुआ है। देखा जाएगा अंत में कि धर्म किसके पास है और सच्चाई किसके पास है, अंत में वही होगा जो सच है। ठीक है, तो चलिए हम आज रिवीजन करते हैं और देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। आपका विचार क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीपीएससी सेंटर पूरे को कैंसिल करना चाहिए था केंद्र को, या एक को कैंसिल करके और 22 सेंटर बनाने से वो खुश है? क्या है, आप अपना विचार कमेंट करके बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया। देखते हैं गुप्त साम्राज्य और जानते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है और क्या पूछा जा चुका है, आपसे क्या पूछा जाएगा, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। देखिए, गुप्त के बारे में बताना चाहेंगे। गुप्त जो साम्राज्य है ना, ये जो गुप्त साम्राज्य, जब पीछे का जो एक कनिष्क था, आपने पढ़ा होगा कुषाण, उसके ना एक सामंत थे। सामंत किसको बोलते हैं? जो उसके राज्य में ना जाके काम करते हैं उसको बोलते हैं सामंत। ठीक है, तो ये गुप्त साम्राज्य ना कुषाण के सामंत थे। सामंत मतलब उसके राज्य में ना काम करते थे। ठीक है, जब कुषाण खत्म हो गया ना, तब उसके समय पे आया गुप्त साम्राज्य, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आप हमसे सीख रहे हैं, और जब आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और हम कहीं दूसरे जॉब में चले जाए या कोई और काम में लग जाएंगे तो आप पढ़ाइएगा। उसी तरह से गुप्त का जब साम्राज्य था ना, सॉरी, कुषाण का साम्राज्य था ना, कुषाण का, तब गुप्त वाले ना उसके सामंत थे, यानी उसके अंदर में काम करते थे। ठीक है, और जब कुषाण खत्म हो गया तो गुप्त वाला अपना राज चलाया। ठीक है, समझ में आया ना? तो कहता है गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट हुआ। वही प्रयाग जहाँ पे कुंभ मेला लग रहा है ना जी, यूपी में। तो अंत के प्रयाग के निकट हुआ, और जगह का नाम है कौशाम्बी। कौशाम्बी में ना, वही पे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, समाप्त। गुप्त लोग ना कुषाण के सामंत थे। अभी कुषाण के सामंत के बारे में बता दिए आपको। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, और ये पूछता है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? अब इसको याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक है श्री गुप्त। ठीक है, इसका कार्यकाल है 240 से 280 ईस्वी। ठीक है, इसको 50 बार याद रखिए, चेन लगा लीजिए। श्री गुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। ये किसके सामंत थे? तो कुषाण के, यानी कुषाण के राज्य में ना ये उनके सामंत थे। ठीक है, और जब जब इनका वक्त आया तो ये अपना साम्राज्य बना लिया, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, समझ में आया ना? कहता श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, ये उसका पुत्र हुआ। क्या हुआ? पुत्र। इसका जो कार्यकाल है 280 से 320। कहता गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में याद रखिए, ये ना गुप्त का सबसे महान राजा था। ठीक है, और इसी ने एक संवत चलाया था। ठीक है, इसके डिटेल्स हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसका ये जो गद्दी पर बैठा ना था, ये 320 ईस्वी में, कब? 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी के राजकुमारी कुमारी देवी से ना विवाह किया था। तो लिच्छवी जानते हैं वैशाली में उस वक्त था। ठीक है, तो लिच्छवी के राजकुमारी थी कुमारी देवी से ना विवाह किया, और इसे ना महाराजाधिराज की उपाधि दिया। तो आपको पूछेगा महाराजाधिराज की उपाधि कौन लिया था? कौन लिया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन लिया था? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या लिया था? महाराजाधिराज, ये उसका उपाधि है, महाराजाधिराज। महाराजा धीराज की उपाधि किसको दिया गया? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम जब राजगद्दी पर बैठा तो ये उसका उपाधि था। ठीक है, उसके बाद है गुप्त संवत। गुप्त संवत का स्टार्ट चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 319 से 320 ईस्वी में। आपको पूछता है कि गुप्त संवत कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए परीक्षा में ना इसके लिए ऑप्शन आपको 320 ही सटीक रहता है। ठीक है, यही मारिएगा, लेकिन ये संभवतः लिखता है 319 से 320। ठीक है, 319 से 320 याद रखिएगा। अगर ये वाला ऑप्शन है तो मारिए, नहीं तो सिर्फ 320 ईस्वी देले है तो ये वाला मारिए। ठीक है, गुप्त संवत। ठीक है, गुप्त संवत, यहाँ से ना गुप्त संवत चलाया था। आपको यहाँ से परीक्षा में पूछता है कि गुप्त संवत का प्रारंभ कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम याद रहेगा ना? गुप्त संवत कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, देखिए उधर हम आपको पढ़ा है विक्रम संवत, उधर आपको हम पढ़ा है शक संवत, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या पढ़ा रहे हैं? गुप्त संवत। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब के बारे में पूछता है परीक्षा में। ठीक है, तो गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ये वही समुद्रगुप्त है जिसके बारे में पीछे आप पढ़े हैं। ठीक है, बिना बचाते हुए पढ़े है ना? इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। ये ना 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, मतलब राजा बना। इसने आर्यभट्ट के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसके विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन। तो प्रश्न पूछा है भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आया है, आपसे भी आएगा।
भारत का नेपोलियन कौन है? ठीक है, ये रेलवे में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और बीएसएससी में पूछा जा चुका है, भारत का नेपोलियन कौन है? ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। किसका उत्तराधिकारी है? चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो ये भी उपाधि वाला भी ना पूछा है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को इतना उपाधि था, अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे ना कविराज भी कहा जाता है, इसको कविराज भी। तो ये भी पूछा हुआ है बीएसएससी में क्वेश्चन। ठीक है, कि कविराज की उपाधि किसने प्राप्त किया था? तो समुद्रगुप्त ने। ठीक है, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक है। विष्णु समझ रहा है ना? विष्णु, हाँ हाँ, कृष्ण का ही एक रूप है विष्णु। ठीक है, तो विष्णु का उपासक था। गुप्त साम्राज्य ना पूरे विष्णु को ही मानता है। ठीक है, ठीक है, कहता है समुद्रगुप्त संगीत के प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके ना एक सिक्के पर उसे बीना वादन करते हुए यानी बीना बजाते हुए दिखाया गया था। प्रश्न आपको पूछेगा निम्नलिखित में से किस एक राजा के सिक्के पर बीना बजाते हुए प्रतीक चिन्ह मिले हैं? समुद्रगुप्त को घुमा फिरा के कैसे पूछे? बिना बजाते हुए सिक्के पर। तो समुद्रगुप्त के बारे में पूछ रहा है। अब पूछेगा केकरा उत्तराधिकारी है? उत्तराधिकारी है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। तो थोड़ा जोर से बोलिए, समझ में आएगा। कहता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि ना हरिसेन था। अब यहाँ से पूछेगा हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। ठीक है, तो कहता है जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की लेख लिखी है। अब पूछेगा इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख कौन लिखा है? हरिसेन। अब पूछेगा इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त से, सॉरी समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से, उसका ही बेटवा ना है। हाँ, तो समुद्रगुप्त से इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। इसके लेखक है हरिसेन। क्या है? हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के। कहता है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले ताम्र से समुद्रगुप्त का परम भागवत कहा गया है। मतलब एक ताम्र मिला है, तांबा के पत्थर पे लिखा हुआ है, जो गया से मिला है और नालंदा से मिला है। ठीक है, उस ताम्र में ना समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया परम भागवत। ठीक है, क्या बताया गया? परम भागवत। ठीक है, तो परम भागवत की सबसे पहले उपाधि कौन लिया था? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त की उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके शासन काल में ना चीन बौद्ध यात्री फाहियान। और ये प्रश्न यहाँ से पूछता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी को कहते हैं विक्रमादित्य। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। परीक्षा में चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं लिखल है, अगर लिखल है विक्रमादित्य तो समझ जाइए इसी के बारे में कह रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोलते हैं विक्रमादित्य, यानी ये उपाधि लिया था विक्रमादित्य के। पीछे आपको पढ़ा थे ना कि एक व्यक्ति था जो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। इतिहास में 14 है, संख्या 14, उसी में से ये विक्रमादित्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है विक्रमादित्य। ठीक है, और इसी के समय आया था फाहियान। पूछेगा फाहियान कहाँ से आया था? चीन से। कहाँ से आया था? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी, रेलवे में भी, एसएससी में भी और स्टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, यानी विक्रमादित्य। ठीक है, समझ गया? कहाँ से आया था? चीन से आया था। कहाँ से आया था? चीन से। यहाँ पे आया था पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए, इस सबको पराजित किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देख लिया, आ गया ना? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व ना 57 ईसा पूर्व, वहां पे हम 58 पर आए। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत। ठीक है, हाँ, तो 58 ईसा यानी शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व में। उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में सब क्षत्रपों को विजय पाने के लिए उपलक्ष्य में धारण किया था, यानी कि वो भी हराया था सबको। ठीक है, कहता साव चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। साव एक व्यक्ति का नाम है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और ये कवि थे। ठीक है, तो पूछेगा साव किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। द्वितीय न लिखते थे विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। विद्या माने कि वहां पे पढ़ाई लिखाई होता था। ठीक है, एक है पाटलिपुत्र, दूसरा है उज्जैनी। यहाँ पे विद्या का प्रमुख केंद्र था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी होती थी। ठीक है, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। 9 विद्वान समझते हैं ना? इसको कहते हैं नवरत्न। क्या कहते हैं? हाँ, 9 विद्वान की एक मंडली निवास करते हैं जिसमें नवरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? नवरत्न किसके दरबार में रहता था? और इसी तरह से आपको अष्ट प्रधान पढ़ाए उधर शिवाजी, और इसी तरह से वो 9 रत्न पढ़ाएंगे आपको अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर के दरबार में। लेकिन यहाँ है 9 रत्न। समझ में आ रहा है? 9 रत्न किसके दरबार में?
ये परीक्षा पूछा है, एसएससी पूछा है, रेलवे पूछा है, बीपीएससी पूछा है, बिहार स्टेट पूछा है और बीपीएससी भी पूछा है। ठीक है, नवरत्न किसके दरबार में? द्वितीय। नवरत्न में ना सबसे प्रधान थे कालिदास। कौन थे? हाँ, कालिदास सबसे प्रधान थे। ठीक है, तो कहता है नवरत्न। अब इसमें ना महाकवि थे कालिदास। कालिदास सब इसमें ना अग्रणीय थे, माने कि एक नंबर पे थे। ठीक है, कालिदास के अतिरिक्त इसमें ना धन्वंतरी, धन्वंतरी ना क्या चीज है? औषधि। औषधि समझते हैं? मेडिसिन। हाँ, औषधि, औषधि के जानकार थे छपनक। ये ज्योतिषी, ज्योतिषी समझते हैं? ज्योतिषी भविष्यवाणी देख लेंगे थे। तब फलित ज्योतिषी के विद्वान थे अमर सिंह, कोशाकार थे और शंकु वास्तुकार थे। ठीक है, साथ साथ इसमें बेताल भट्ट भी थे और घटपरक भी थे। ठीक है, बारहमिहिर भी थे और बारहमिहिर न खगोल वैज्ञानिक थे। साथ में फरूची थे जैसे विद्वान थे। तो 9 गो ऐसे महान व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, इसलिए उनको कहते हैं नवरत्न। इस समय मेन कौन था? कालिदास। याद रहेगा ना? तो परीक्षा में आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं रहते थे? तो नहीं रहते तो सब हाय वाला जानेगा तब ना नहीं वाला छाटिएगा। हाँ, तो आपको ही ना सबके बारे में नाम इसको याद रखना है। ठीक है, कि कौन कौन है ऐसे। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं। एक नंबर पर कालिदास, ठीक है, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपरक, घटपरक, उसके बाद भरूची, ये सब ऐसे विद्वान रहते थे। ठीक है, कदा चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव ना वीरसेन था। अब ये भी पूछेगा वीरसेन केकरा दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। जो शैव मतलब शैव धर्म को मानता, शिव वाला। ठीक है, नैनान समझ रहा है ना? वही जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी की पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया। वीरसेन एक व्यक्ति का नाम है ना, जो व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का ना प्रकांड पंडित था। ठीक है, वीरसेन उसी के दरबार में रहता था। ठीक है, वीरसेन जो उसका सेनापति था एक तरह से। चंद्रगुप्त का संधि विग्रह सचिव था। इन व्याकरण, न्याय मीमांसा और शब्द का ना प्रकांड पंडित और कवि था। ठीक है, कहता चंद्रगुप्त द्वितीय का ना उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। कौन हुआ? कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त। इसी को कहते हैं गोविंद गुप्त। क्या कहते हैं? तो जान गए ना, कुमारगुप्त उसी का नाम है, गोविंद गुप्त भी उसी का नाम है। ठीक है, इसका कार्यकाल 415 से 454। ठीक है, अब पता है नालंदा बिहार की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। परीक्षा में पूछेगा नालंदा बिहार की स्थापना कौन करवाया? और वहां गोविंद गुप्त लिखल है, तो वही वही। और ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में भी, एसएससी में भी, बीपीएससी में भी, स्टेट में भी। ये क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं ना, सब जगह पूछा गया, अब तुमसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? यहीं से ना लाएगा। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। कुमारगुप्त किसके उत्तराधिकारी है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये क्या किए? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अब पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? तो बिहार में है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज पढ़ा जाता था? बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया? कुमारगुप्त। तथा कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। इसका कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी। ठीक है, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का ना पुनरुत्थान करवाया। देखिए सुदर्शन झील फिर आ गया, सुदर्शन झील फिर आ गया ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय चालू किया गया था। अब समय समय पर इसका ना फिर से जीर्णोद्धार किया गया, पुनः उद्धार किया गया। समझ गए? तो अब आगे आपको स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का लड़का है। ठीक है, यानी उसका उत्तराधिकारी है। समझ में आ रहा है ना? कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। अब गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील है ना, इसको मरम्मत करवाएगा ये। तो आपको पूछेगा, ठीक है, तब पूछेगा सुदर्शन झील चालू कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब इस जितना भी आदमी किया है सब जीर्णोद्धार किया, मैंने फिर से चालू करवाया है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त भी करवाया, पीछे समुद्रगुप्त भी करवाया था। ठीक है, ये सब इसका ना जीर्णोद्धार करवाता है। तो याद रखे कहाँ क्वेश्चन कहाँ पूछ देता है। ठीक है, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत स्थित सुदर्शन झील, आप पूछेगा सुदर्शन झील कहाँ है? तो गिरनार पर्वत पर। ठीक है, पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। मतलब सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है, पर्णदत्त को वहां का गवर्नर बना दिया। ठीक है, स्कंदगुप्त के शासन में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि हुनों का आक्रमण कब शुरू हुआ? स्कंदगुप्त के समय में। हुन के आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में। पहले शक आक्रमण करता था। ठीक है, शक आक्रमण करता था, पता है ना उधर। अब हुन आक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो हुन का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय प्रारंभ हुआ तथा अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। ये भी पूछता है अंतिम गुप्त शासक, याद रहेगा ना कि यदि भर परीक्षा में याद रखना है। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रादेशिक इकाई था देश। क्या था? तो सबसे बड़ा इकाई हो गया देश, जिसके ना शासक को गोपना कहते थे। क्या कहते थे? गोपना। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। भुक्ति को या इसको प्रांत भी बोलेंगे। क्या कहेंगे? प्रांत। जिसके ना शासक को उपरिक कहते थे। क्या कहते हैं? उपरिक। तो सबसे पहले हो गए गोपना, और बाद उपरिक। ठीक है, भुक्ति के ना नीचे विषय, विषय को कहते हैं जिला, विषय को कहते हैं जिला। विषय
इसको कहते हैं जिला। इसका ना प्रधान जो होगा ना उसको कहेंगे विषयपति। क्या कहेंगे? विषयपति। तो देख रहे हैं, सबसे पहले आया देश, उसके बाद आया प्रांत, उसके बाद आया विषय। ठीक है, तो इस तरह से ना आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, पुलिस विभाग के ना साधारण कर्मचारी को कहते थे चाट और भाट। चाट भाट माने कि पुलिस अधिकारी। ठीक है, पुलिस समझ रहे ना, पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करता है, तो उसका ना साधारण कर्मचारी है चाट एवं भाट। जैसे तुम्हारे यहाँ पुलिस के अधिकारी के चौकीदार है ना। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी ना दंड पासिक कराता था, जो मेन होता था से अभी किसको कहते हैं? अभी दरोगा मेन होता है। ठीक है, जिसको बड़ा बाबू बोलते हैं। ठीक है, तो पहले था पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पासिक। ठीक है, तथा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। सबसे छोटी इकाई, यह क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिए। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? यानी गुप्त काल की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम। और ग्राम के प्रधान ग्राम का जो प्रधान, ग्राम का जो प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का प्रधान ना ग्रामीण, जिसको ग्रामीण या मुखिया बोलते थे। क्या बोलते थे? मुखिया। यानी मुखिया को ही कहेंगे ग्रामीण, ग्रामीण कहलाता था। एवं अन्य सदस्य ना मुहत्तर होते थे। जैसे अभी अब तुम लोग का मुखिया होता है ना, तो उसके नीचे वार्ड सभी तो होता है। ठीक है, उसके ऊपर सरपंच भी तो होता है। यही सब है। ग्राम समूह ने छोटी इकाई को पेट कहते थे। कथी? पेट। तो ग्राम समूह के छोटी इकाई को पेट कहते थे। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्र पत्र में भूमि बिक्री के न संबंधित अधिकार का क्रियाकलाप का उल्लेख है। कहने का मतलब गुप्त शासक कुमार गुप्त उसका ना एक दामोदरपुर ताम्र पत्र है। ठीक है, ताम्र मतलब कि तम्मा के पत्र पे लिखा हुआ है। तम्मा के पत्र पे लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि भूमि के क्रय विक्रय, भूमि के क्रय विक्रय। जैसे कि आप भूमि बेचे तो हम खरीद लिए, तो ये बात कुछ ऊपर लिखा रहेगा ना। हाँ, एक होता है गवाह, एक होता है सबूत। ठीक है, सबूत के रूप में कि हाँ तुम बेचा था। ठीक है, तो यही मिला है गुप्त शासक कुमार गुप्त ना दामोदरपुर ताम्र पत्र में ना यही जानकारी मिला है कि भूमि के ना क्रय विक्रय के बारे में, भूमि के बिक्री के बारे में। ठीक है, कदा भू राजस्व का ना उत्पादन का 1/4 से 1/6 हुआ करता था। जब भूमि का राजस्व लिया जाता था, टैक्स 1/4 से 1/6। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि गुप्त साम्राज्य में भूमि कर कितना था? 1/4 से 1/6। ठीक है, गुप्त काल में बालाश्रम विशिष्ट राज के लिए आय का ना एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। मतलब अगर राज्य को आगे बढ़ना है तो उसको पैसा चाहिए ना, तो कहां से लाता था? जनता से ही लेता था। उसको कहते हैं बलात्श्रम। ठीक है, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। अब थे क्षेत्र कृषि करने योग्य था। गुप्त के समय क्षेत्र में कृषि करने योग्य, वास्तु में वास करने योग्य। उसके बाद चारागाह भूमि जहां पे पशु को चराते थे। ठीक है, उसके बाद सील में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, उसको बोलते थे सील। ठीक है, यानी बंजर समझ लीजिए ना। अपरहत ऐसी भूमि जो जंगल होती थी, उसको कहते थे अपरहत। परीक्षा में यहाँ से आपको एगो सील और अपरहत ध्यान में रखना है। क्षेत्र के बारे में जान जाएंगे, कृषि करने योग्य, वास्तु के बारे में जान जाएंगे, चारागाह भी जब पूछेगा तो जान जाएंगे, लेकिन सील और अपरग्रह ध्यान में नहीं रहेगा। तो सील कैसी भूमि हो गई? जो जोतने योग्य नहीं है। और अपरह कैसी होगी? जो जंगल है। ठीक है, कहता सिंचाई के लिए रहट, ऐसे कहते हैं घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो बहुत समय से आप रहट पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और आगे भी पढ़िएगा। ठीक है, कि सिंचाई का कौन सा व्यवस्था था? रहट। ऐसे को घंटी यंत्र कहा जाता है। ठीक है, श्रेणी के प्रधान को ना ज्येष्ठक कहा जाता है। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। देखिए अभी आपको पढ़ा है उज्जैन पाटलिपुत्र क्या है? ज्ञान का केंद्र है ना, लेकिन व्यापारी का केंद्र उज्जैन है। व्यापारी समझ रहे हैं ना, जहां से व्यापार होता है। ठीक है, गुप्त राजा ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। देख लिए स्वर्ण मुद्रा सबसे ज्यादा कौन जारी किया? एक गुप्त, मतलब अधिक संख्या में। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा हिंद यूनानी पढ़ा है ना, हिंद यूनानी सबसे शुद्ध कुषाण, सबसे अधिक संख्या में गुप्त। ठीक है, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहते हैं। सोना के सिक्का को दिनार कहते हैं। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन के लिए उपयोग किए जाते थे। ठीक है, कुछ मंदिर है, साथ साथ पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, क्योंकि गुप्त काल में ना कुछ मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे विष्णु मंदिर ही ना जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो विष्णु मंदिर केकर है? विष्णु भगवान के। उसके बाद शिव मंदिर, ठीक है, भुमरा में है, मध्य प्रदेश के नागौदा में। ठीक है, उसके बाद आपका है पार्वती मंदिर, नैना है, नैना ये भी मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, जगह का नाम ठुकार है।
कुठार कुठार। आगे है दशावतार मंदिर, ये पूछता है दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, ये ना देवगढ़ में है, उत्तर प्रदेश ललितपुर। इसमें चेन लगाइए, दशावतार मंदिर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जगह के नाम है, ठीक है। ललितपुर जिला है, छोटा जगह हुआ देवगढ़, देवगढ़। उसका शिव मंदिर खोहा में है, नागौद मध्य प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर ये ना ईंटों से बना है, ठीक है, भीतरी गांव कानपुर में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन है दशावतार मंदिर, ठीक है। इस सब जितना भी मंदिर अभी बना है ना, ये गुप्त के समय में बना था, गुप्त के समय में, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा पूछता है दशावतार मंदिर, ठीक है, समझ गए। ललितपुर उत्तर प्रदेश में, इसको चिन्ह लगाइए, याद रखिए, ठीक है। कहता है काष्ठों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञ बल स्मृति में मिलता है, ठीक है। यानी काष्ठ समझ रहे हैं ना, काष्ठ, तो काष्ठ का वर्णन सबसे पहले किया गया याज्ञ बल स्मृति में, लेकिन जाति के रूप में काष्ठ का वर्णन किया गया है ओशनम स्मृति में। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। जाति के रूप में काष्ठ का वर्णन कहाँ है? ओशनम स्मृति में। अब आपको पढ़ना है सवर जाति के बारे में, ये बिंद जंगल है, बिंद थे, ठीक है। वो जो विंध्याचल पर्वत है ना, वहां पे जंगल है, बिंद जंगल, वहां पे मिलते थे सवर जाति के लोग। और ये ना अपने देवताओं को ना पशु को बलि देते थे, यानी मांस चढ़ाते थे, पशु का मांस, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो सवर जाति के लोग क्या करते थे? अपने देवताओं को ना मनुष्य का ना मांस चढ़ाते थे, ठीक है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। तो पूछेगा एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त से। इससे क्या पता चलता है? सती होने की प्रमाण। तो आपको पूछेगा कि सती होने का प्रमाण सबसे पहले कहां से पता चलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। उसका नाम है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख क्या कर है? भानुगुप्त के, ठीक है। जिससे ना किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के ना सती होने का उल्लेख है। यानी कि जब भोजराज मर गया था ना, तो उसकी पत्नी को क्या कर दिया था? सती, ठीक है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को ना गणिका कहा जाता था, अवृत वेश्याओं के कुटनी कहा जाता था। कहता गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव माने विष्णु, विष्णु को मानते थे तथा उनके ना उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। यानी कि वैष्णव धर्म ना उसका राजधर्म था, ठीक है। कहता विष्णु का वाहक गरुड़, विष्णु का वाहक कौन सा है? गरुड़। उनका ना राज चिन्ह था। तभी परीक्षा में पूछा गया है कि गुप्त का राज चिन्ह क्या है? गरुड़। गरुड़ समझते हैं ना, विष्णु भगवान गरुड़ पे सवार है, इसलिए गरुड़ को राज चिन्ह बना लिया। क्या बना लिया? थोड़ा जोर से बोलिए, समझ में आएगा, ठीक है। राज चिन्ह उसका क्या हुआ? गरुड़। अब गुप्त के था मोर, गुप्त के नहीं, गुप्त के है, गुप्त के है गरुड़। और चंद्रगुप्त मौर्य के था मोर, चंद्रगुप्त मौर्य के राज चिन्ह था मोर, ठीक है, कंफर्म रखिए इसे। कहता गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ से मिलता है, जिला ललितपुर में, ठीक है। जो मंदिर है दशावतार मंदिर, ठीक है। यह बेतवा नदी के किनारे है। दशावतार नदी कौन नदी के किनारे? ललितपुर भी बेतवा नदी के किनारे ना। कहता अजंता में निर्मित 29 गुफा। अजंता में क्या गुफा है? 29 गुफा में ना केवल 6 ही अब बचे हुए हैं, 6 ही मेन बचे हुए, 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 ना गुप्त कालीन है। यानी कि गुप्त 16 नंबर गुफा, 17 नंबर गुफा कब बना था? गुप्त के समय में, ठीक है। इसमें गुफा संख्या 16 उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का है। तो पूछता है गुफा नंबर 16 में क्या है? मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है, ठीक है, गुफा नंबर 16 में। याद रखिए, पूछता है, बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है, आपसे भी पूछेगा। गुफा नंबर 16 में क्या है? मरणासन राजकुमारी। या फिर ऐसे पूछेगा मरणासन राजकुमारी का वर्णन किसमें है? तो गुफा नंबर 16 में। समझ में आया? कहता है गुफा नंबर 17 में ना चित्रशाला है। गुफा नंबर 17 क्या कहते हैं? चित्रशाला। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महापरिनिष्क्रमण एवं महापरिवर्तन की ना घटनाओं से संबंधित वर्णन है। यानी चित्रशाला में बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध भगवान के जो भी है ना रूप, जन्म, ये सब बारे में बताया गया गुफा नंबर 17 में। यानी गुफा नंबर 17 का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से, ठीक है। किस बौद्ध में किसके? उनके जीवन से, उनके जीवन से, ठीक है। आगे बढ़े। पता है अजंता की गुफाएं बौद्ध का ना महायान शाखा से। आपको पता है बुद्ध 2 धर्म में बढ़ गया, एगो हीनयान एगो महायान। तो ये जो अजंता की गुफा है ना, ये कौन सा है? महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। पता गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जैसे बाघ की गुफा, ये बाघ गुफा धार जिला मध्य प्रदेश वाला है, ठीक है। बाघ की गुफा जहाँ से पत्थर में चित्र मिला था, पढ़ा है ना पीछे, वही वाला है। तो गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश के नामक स्थान पर है। विंध्याचल पर्वत को काट कर बनाया गया, विंध्याचल पर्वत को काट कर बनाया गया है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये भी पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? हाँ, तो ये कब लिखा गया था? गुप्त काल में। गुप्त काल में विष्णु द्वारा लिखी पुस्तक पंचतंत्र, ये संस्कृत में, क्या चीज में? संस्कृत में। संसार में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। संसार में सबसे ज्यादा पढ़ा गया है ये पंचतंत्र को, ठीक है। बाइबिल के बाद ना इसका स्थान दूसरा है। यानी 1 नंबर पर बाइबिल है, 2 नंबर पर पंचतंत्र। इसके ना 5 भाग में बांटा गया। पंचतंत्र को कई भाग में? 5 भाग। 5 भाग कौन है? देखिए, पहले मित्रभेद।
मित्र लाभ, शांति विग्रह, लब्ध प्रन्यास और अपरीक्षाकारित्व, इन 5 भाग में बांटा गया है। आगे आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट भट्टियम किताब के नाम है, क्या नाम है? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत, ये सब किताब के नाम है। इसको लिखा है कौन? आर्यभट्ट। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को ना वास्तविक कारण बताया, माने सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, सबसे पहले ना आर्यभट्ट बता दे, ठीक है। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर न घूमती है, ठीक है। आपको अभी न्यूटन ने बताया है, उससे भी पहले आर्यभट्ट बता रखा था, ठीक है, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। तथा बारामिहिर ने बृहद संहिता, किताब के नाम है बृहद संहिता, कौन लिखा है? बारामिहिर, ठीक है। एक है पंच सिद्धांत, ये भी किताब का नाम पंच सिद्धांत बृहद जातक, ये भी ना बारामिहिर लिखे हैं। और लघु जातक, ये सब का ना रचना यही किए हैं। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल का विषय पर चर्चा किया गया है। ये सारे टॉपिक है जिसमें इसमें लिखा गया है। कथा ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक थे एवं गणितज्ञ थे। तो पूछता परीक्षा में पूछा जा चुका है, ब्रह्मगुप्त क्या थे? नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ, दोनों थे साथ साथ। परीक्षा में ऑप्शन में दोनों रहे तो दोनों मारिए, ठीक है। ये ब्रह्मगुप्त के बारे में पूछा जा चुका है, बीएसएससी यहाँ से पटक पटक के क्वेश्चन पूछेगा आप लोग, ठीक है। इसलिए इसको ना अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक। पीटी तो छोड़िए, मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की ना पूर्व कल्पना की कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। यानी न्यूटन बताया था ना कि सेब नीचे गिर गया था, उससे पहले भी बताए हुए थे, ठीक है, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त क्या बता दिया कि सारा चीज धरती पर आगे गिरता है, ठीक है, जो आगे चले तुमको न्यूटन बताएगा, ठीक है। और वो बता दिए कि अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, वो बता दिए आर्यभट्ट धरती अक्ष पे घूमती है। तो परीक्षा में इधर उधर मत हो जाना है, आर्यभट्ट के बारे में अलग सिद्धांत है, ब्रह्मगुप्त के बारे में अलग सिद्धांत है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी ना स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को ना अपनी ओर आकर्षित करती है। ये तुमको न्यूटन बताया था, लेकिन इससे पहले भी ब्रह्मगुप्त बता चुके थे, ठीक है। गुप्त काल में पलनावक ने पशु चिकित्सा पर, ये व्यक्ति का नाम है पलकानव, क्या नाम है? पलकानव। ये ना पशु चिकित्सा, पशु माने क्यों? जानवर, पशु चिकित्सा पर ना हस्तयुर किताब के नाम है, ठीक है। हस्त आयुर्वेद लिखे हैं, ठीक है। कौन लिखा है? पलकानव। नवीनतकम, ये भी किताब के नाम है। नवनीतकम, किताब के नाम है नवनीतकम, की रचना भी गुप्त काल में ही की गई थी, ठीक है। इस पुस्तक में ना नुस्खे, सूत्र, उपचार विधियां लिखी गई है। अब नुस्खे क्या? तो मजा तो कर रहा है तो गर्म पानी पी लो, ऐसा कर रहा, पेट दर्द कर रहा था तुलसी खा लो, कि पुदीना खा लो, ठीक है। सब कहते हैं सब नुस्खा हुआ, तो कथी में निकला है? नवनीतकम, ठीक है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही हुई है, ऐसी ऐतिहासिक परंपराओं में उल्लेख है। कहता संस्कृत गुप्त काल की ना शासकीय भाषा थी, यानी संस्कृत को ना वो लोग संरक्षण दिए थे। उनका वहां उसके समय में जब इस्तेमाल होता था भाषा था वो था संस्कृत। संस्कृत को देव भाषा बोलते हैं, ठीक है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को ना रूपया क्या कहते थे? और सोना के सिक्का के दिनार, सोना के सिक्का के दिनार। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहद स्मृति की रचना गुप्त काल में हुआ है। माने कि ये सब जो पुस्तक है जिसकी रचना गुप्त के समय में हुआ है, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना यहाँ से बनता है, आपको ध्यान में रखना है। मंदिर बनाने की कला का जन्म ना गुप्त काल में हुआ। आज मंदिर देखते हैं ना, पूजा करने जाते हैं, तो ये बनाने की जो कला सबसे पहले जन्मा था कहाँ? गुप्त काल में ही। त्रिमूर्ति की अवधारणा, त्रिमूर्ति जानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो त्रिमूर्ति की अवधारणा सबसे पहले गुप्त काल में ही हुआ। अब हड़प्पा में मत चल जाएगा, वो बहुत पहले की बात है, ठीक है। गुप्त वंश के शासकों में मंदिर एवं मंदिरों में ब्राह्मण का सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया। देखो दान देने की व्यवस्था कौन चालू किया था? सातवाहन। दान देने की व्यवस्था बताए थे ना, सातवाहन चालू किया था, लेकिन सबसे ज्यादा दान दिया है गुप्त वाला, ठीक है। पूजा करा दिया, एक कट्ठा दे दो, ठीक है। तो कहता है गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। ग्राम अनुदान माने दान में दिए, ठीक है, दिए। कहता गुप्तकालीन लौकिक साहित्य की सृजना से न स्मरणीय है। भास के 13 नाटक, भास एक व्यक्ति के नाम है जो ना 13 नाटक लिखे, ठीक है, इसी काल में लिखी। सुद्रक का लिखा हुआ मृच्छकटिकम, अब बीएसएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि मृच्छकटिकम की रचना कौन किया था? सुद्रक। मृच्छकटिकम की रचना कौन किया है? सुद्रक। अब मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी के खिलौना। क्या होता है? मिट्टी के खिलौनागारी, मिट्टी के खिलौनागारी। तो आप लिख लीजिए ध्यान से, ही क्वेश्चन पूछा है। मृच्छकटिकम को लिखा कौन है? सुद्रक। अब मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है? मिट्टी के खिलौना या मिट्टी के खिलौनागारी। परीक्षा वाइज ऑप्शन है, इधर टिक कर दो, ठीक है। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी के खिलौनागारी, जिसमें ना निर्धन ब्राह्मण, देखिए निर्धन ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण के साथ साथ ना वेश्या के ना प्रेम
वर्णित है, यानी एक तरफ निर्धन ब्राह्मण एक तरफ बेश्या, दोनों का ना प्रेम कहानी है मृच्छकटिकम की पुस्तक में। ठीक है, प्राचीन नाटकों में ना सर्वोत्तम माना जाता है, माना सबसे उत्तम ही नाटक है। ठीक है, एक किताब में लिखा हुआ है। कहता कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास लिखे हैं, इस किताब का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ये भी ना कहानी है। ठीक है, इसमें क्या है, राजा दुष्यंत, राजा का नाम है राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी है। ठीक है, एक तरफ राजा दुष्यंत और एक तरफ शकुंतला, दोनों का ना प्रेम कहानी वर्णित है अभिज्ञान शकुंतलम में। अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है कालिदास। ये भी क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, स्टेट सब में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास से तो क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में, ज्यादातर ध्यान रखो। ठीक है, आई क्या है, प्रेम की पुस्तक है। ठीक है, किसमें, राजा दुष्यंत और शकुंतला, ये दोनों के विषय के ऊपर लिखा हुआ है, ये विषय है। ठीक है, पता है जिसका ना अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ, ऐसी प्रथम रचना है भागवत गीता, यानी सबसे पहले भागवत गीता को पसंद किया जाता है, और 2 नंबर पर कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, जब यूरोपीय भाषा में इसको ट्रांसलेशन किया गया। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को ना भारतीय इतिहास का ना स्वर्ण युग, अब पूछेगा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त काल को। किस लिए, क्योंकि सांस्कृतिक विकास ना इसमें बहुत ज्यादा हुआ, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को इतिहास में क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन ना गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि धीरे धीरे नगर ना पतन की ओर चले गए। ठीक है, तो ये भी विशेषता गुप्त काल के। तो गुप्त काल से इतने सारे प्रश्न है जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलिए, जो भी कंफ्यूजन है पूछ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे वाकाटक वंश और जानेंगे इसकी विशेषता। ठीक है।